वेल बावलो, कैसे हो? अगर तुमने फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 2 देख लिया है तो तुम्हें ऑलरेडी फील हो गया होगा कि ये एपिसोड सिर्फ एक और हॉरर चैप्टर नहीं है। ये एपिसोड एक्चुअली स्टोरी के कोर रूल्स को रिवील करना स्टार्ट करता है। सो अभी वीडियो में हम सिर्फ रिकैप नहीं करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे कि सोफिया AKA मैन इन येलो एक्चुअली क्या गेम खेल रहा है। जिम की डेथ रैंडम नहीं थी, उसके पीछे क्या प्लानिंग थी, नॉलेज कम्स एट कॉस्ट का रियल मीनिंग क्या हो सकता है, जेड की रीइंकार्नेशन टाइम लूप थ्योरी कितनी सही है, जूली का स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी एग्जैक्टली कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेक ऑफ टीयर्स क्या है और क्या ये एग्जिट हो सकता है। साथ ही हम हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और कुछ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कनेक्ट करेंगे ताकि एंड तक तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए कि स्टोरी अब किस तरफ जा रही है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है कैनी और सोफिया के सीन से। सरफेस पे सिंपल लगता है, एक बेटी अपने बाप के लिए रो रही है, रात के टाइम बाहर खड़ी है। लेकिन अगर तुम फ्रॉम को समझने लगे हो तो तुम्हें पता है इस शो में कुछ भी सिंपल नहीं होता है। सबसे पहला हिडन डिटेल, सोफिया रात में बाहर है बिना फियर के, क्योंकि वो सिस्टम के रूल से ऊपर है, क्योंकि वो खुद मैन इन येलो है। अगर हम ऑलरेडी जानते हैं तब। पर सवाल ये आता है कि साला वो बाहर आई ही क्यों थी? कैनी को फंसाने के लिए, खुद ना मर के मॉन्स्टर के हाथों मरवाने के लिए? शायद हो सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो डायरेक्ट भी मार सकती है, तो फिर इनडायरेक्ट मेथड क्यों? यहाँ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसने एपिसोड 1 के एंड में ही बोला था, मैं यहाँ जबरदस्त गेम खेलने वाला हूँ जो कि डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा बल्कि इन्हें अंदर से तोड़ेगा। सो यहाँ वो बहुत हद तक सिनेरियोज डिजाइन कर रही है किल करने के लिए। या फिर आगे जो जिम की डेथ रिवील हुई है, कैनी काफी लंबे समय से सोया था और वो यहाँ पर सेटअप कर रही होगी जिम की डेड बॉडी को बांध में रखने के लिए, जो भी हमने बाद में देखा, इस पे आगे बात करने वाले हैं। सो अगर डेथ तुरंत हो जाए तो वो सिर्फ एक शॉक रह जाता है, लेकिन जब उससे पहले डर धीरे धीरे बिल्ड होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तब उसका इंपैक्ट कई गुना ज्यादा हैवी हो जाता है। एंड यही चीज तो मैन इन येलो करना चाहता है, वो मजे से सबको मारना चाहता है खेल खेल के। और यही एग्जैक्टली वही स्टोरी टेलिंग पैटर्न है जो हमें क्रिएचर्स में भी देख रहे हैं। वो तुरंत नहीं मारते, वो वेट करते हैं, स्माइल करते हैं, प्ले करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, देन उसके बाद मारते हैं। जो कि जिम की डेड बॉडी के साथ भी यही देखने को मिला हमें, उसकी छाती फटी हुई थी, रिब्स बाहर थी। देन कट होता है बॉयड के ऊपर और यहाँ से स्टोरी एक और डायमेंशन में चली जाती है, मेंटल ब्रेकडाउन एज स्ट्रेटजी। बॉयड का डिसीजन ट्रस्ट हाइड करना है, जो कि एल्जिन से रिक्वेस्ट करता है कि जो भी हुआ वो तुम सच बाहर किसी को मत बताना, वरना लोग घबरा जाएंगे और जो यूनिटी बिल्ड हुई है ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी विद इन अ सेकंड। सरफेस पे ये सेल्फिश लगता है, लेकिन एक्चुअली ये कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि स्माइली वापस आ गया है, वो भी बेबी के फॉर्म में, और इसके साथ साथ जब ये पता चलेगा कि एल्जिन ने मॉन्स्टर्स की हेल्प करी है, तो वो उसे भी थ्रेट कर सकते हैं और बॉयड से भी लोग डर सकते हैं, जो कि सेवियर है। और बॉयड ने फिर ऐसा काम किया, यानी उसे थ्रेट किया, जिनको बचाने की वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या होगा? सिस्टम वाइड पैनिक होगा। और यहाँ एक डीपर थीम है, ट्रूथ इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन यहाँ के लिए। इसलिए बॉयड यहाँ एल्जिन से चाहता है कि तुम झूठ बोलो या फिर इस सच को यही दबे रहने दो, ताकि सिस्टम फंक्शनल रहे, ब्रेक डाउन ना हो। लेकिन एल्जिन का डायलॉग आता है बाद में कि ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लूप का रूल है। चाहे तुम कितना भी हाइड करो, सच तो बाहर आता ही आता है, और यही साइकिल है। और शायद इसीलिए हर साइकिल में पनिशमेंट भी रिपीट होता है। और ये ट्रूथ जरूर सोफिया बाहर निकालेगी, मे बी, क्योंकि उसका अल्टीमेट पर्पस तो यही है, लोगों के अंदर से तोड़ने का, उनके बीच में मिसट्रस्ट क्रिएट करने का। और एल्जिन का ट्रूथ सबसे अच्छा काम करेगा, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए, एक दूसरे से तोड़ने के लिए, एंड बॉयज जैसे सेवियर से डरने के लिए भी, कि जब वो अपने ही बंदों के साथ, जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उन्हीं को ऐसा कर रहा है। यानी एल्जिन की आंख तक फोड़ दी, और अगर बात आगे बढ़ती तो मे बी ये एल्जिन को मार भी सकते थे। तो यहाँ के लोगों को वो अच्छे से ट्रॉमेटाइज कर सकता है, जहां मैन इन येलो का मंसूबा आसानी से पूरा हो सकता है। बाकी अब आते हैं एपिसोड के सबसे कैलकुलेटेड मोमेंट पर, जिम की डेथ। और यहां से शो अपना रियल फेस दिखाता है। बहुत ही इमोशनल था पहले तो, बाय गॉड, ये सारी चीजें। टेविथा की एक्टिंग देख के मजा आ गया, एंड जूली की भी एक्टिंग देख के बहुत इमोशनल था, कसम से मेरे भी आंसू आए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं एक बैग लटका हुआ है, जो बॉयड देखता है बाइनोक्लॉस से, ब्लड लगातार गिर रहा है उससे। एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है
कि जिम की बॉडी अंदर होगी इसमें, फिर रिवील होता है बकरियों के सर थे। होप क्रिएट होती है और तुरंत रियल बॉडी मिलती है जूली और ईथन को। बान में होप डिस्ट्रॉय हो जाती है तुरंत। और होप कौन सी कि थैंक गॉड ये जिम नहीं था जब बकरियों के सर वहां मिले उस बैग में। ख्याल आया कि शायद वो जिम कहीं ना कहीं जिंदा होगा, बट विद इन अ सेकेंड होप डिस्ट्रॉय होती है क्योंकि उसकी डेड बॉडी फाइनली रिवील हो जाती है बान में जूली और ईथन के सामने। सो ये एक बेसिक स्केयर नहीं है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन का परफेक्ट आर्क है। सेटअप, देन उसके बाद होप, देन तुरंत डिस्ट्रक्शन। एंड यही तो ये टाउन हमारे साथ करता है। और सबसे डेंजरस बात, ये सब प्री प्लान लगता है। क्रिएचर्स ने एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया होगा लोग क्या है जूम करेंगे, किड्स को कहां भेजा जाएगा, कौन बॉडी डिस्कवर करेगा। ये लेवल का प्लानिंग इंस्टिंक्ट से नहीं होता, इसके लिए चाहिए होती है अवेयरनेस और ह्यूमन बिहेवियर। और ये ट्रेट क्रिएचर में पहले इतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि हम उन्हें डम एस समझते थे। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्रिएचर्स इवॉल्व हो रहे हैं क्या, क्योंकि ऐसे स्मार्ट मूव तो कोई दिमागदार इंसान ही सकता है, या फिर कोई उन्हें गाइड कर रहा है। और गाइड के नाम पर हमें सिर्फ एक ही फिगर याद आती है, मैन इन येलो की, जो कि उसी की कारतूत लग रही है ये सब। क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में सोफिया जब बाहर आई थी तो वो सिर्फ सिंपल रोने के लिए बाहर नहीं आई थी, वो ये सारा सेटअप्स बिल्ड करने आई होगी। मे बी यहाँ पर क्रिएचर्स को बताने आई होगी कि तुम ऐसा ऐसा कर देना ताकि नेक्स्ट डे हम ऐसे ट्रॉमेटाइज कर सके यहाँ के सभी लोगों को। देन अब एंट्री होती है जेड की और यहाँ से स्टोरी एकदम नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाती है क्योंकि जेड सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो समझने लगा है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि जो भी टेबिथा एंड जेड को नॉलेज मिली उसका खामियाजा जिम को भुगतना पड़ा। मींस जो पास्ट मेमोरी अभी तक सच नहीं लग रही थी, अब जेड को यकीन हो गया है कि ये सब सही है जो भी उन्हें याद आया है। और सबसे क्रूशियल रूल यहाँ पे ये निकल के आता है, जो इस गेम को समझने लगता है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है। जिम ने जैसे ही चीज कनेक्ट करनी स्टार्ट करी थी वो खत्म हो गया, क्योंकि सीजन 3 के एंड में म्यूजिकल नोट्स का जो आइडिया था वो उसी बंदे ने दिया था। तभी तो जेड और टैबी को मेमोरी रिकॉल हुई थी जब वो बॉटल ट्री पर वायलिन बजाया गया था। सारा का भाई ने भी आंसर्स ढूंढने की कोशिश करी और वो भी नहीं बचा, वो भी मारा गया एट द एंड। मतलब पैटर्न सीधा है, नॉलेज यहाँ पावर नहीं है, पनिशमेंट ट्रिगर भी है, क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगी तो बाबा मारे भी जाओगे। एंड यहाँ जूली का आग को समझते हैं। जूली जब रूइन में जाती है तो वो ट्रांस स्टेट में चाहकर पास्ट के इवेंट्स पर चली जाती है, यानी स्टोरी वॉक करती है, क्योंकि जूली कोशिश कर रही है अपने फादर को बचाने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इन इवेंट्स को चेंज नहीं कर सकती, जो हम भी जानते, मैन इन येलो भी जानता है और ईथन भी जानता है। लेकिन तभी जूली पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर रैंडल उसे बाहर ले आता है जैसे तैसे, यानी जूली को उस रूइन से। और ये वही मोमेंट था जब रैंडल ने सीजन 2 में डोना को जंगल में लाया था मारने के लिए, लेकिन अंधेरा होने के बाद सभी लोग यहाँ फंस गए थे। उसके बाद जिम की उसी बस में इन्होंने शेल्टर लिया था। एंड देन रैंडल जैसे ही बाहर भागा था तो सारे मॉन्स्टर उसके पीछे चले गए थे। एंड देन जिम, डोना, बॉयड मौका देख के वो शहर की तरफ चले जाते हैं, जो हमें यहाँ पर इस मोमेंट पर देखने को मिला। तीनों ही निकलते हैं, बॉयड गोली चलाता है और एक गोली वो जूली के ऊपर भी चला देता है जल्दबाजी में। लेकिन एक ट्विस्ट, वो एग्जैक्टली वही इवेंट देखती है जहां रैंडल इन्वॉल्व था। ऐसा क्यों हुआ आखिर? मतलब ऐसा यहाँ क्या हो सकता है? प्रेजेंट कनेक्शन, पास्ट एक्सेस डिफाइन करते हैं। देखो पॉसिबल है, ये एक एडवांस सिस्टम लगता है जहां मेमोरी पाथ्स डायनेमिकली लिंक्ड हैं। मींस अगर उसके साथ रैंडल नहीं होता तो शायद वो कुछ और देखती या कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती। लाइक पिछली बार जब जूली अकेली यहाँ रूइंस में आई थी तब वो बॉयड को बचा कर गई थी, जहां पर उसने वो मार्टिन को भी देखा था। देन उसके बाद वो टनल्स में चली गई थी। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है। इस पे और आगे बात करेंगे इन फ्यूचर एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में। अब आते हैं सबसे बड़े क्लू, ईथन और लेक ऑफ टीयर्स में। जिम का घोस्ट आता है या कुछ भी आता है, एक बार के लिए वो रियल लगा और ईथन को मिशन देता है। वैसे एक बार के लिए ये रियल ही लगा, जिम रियल लगा यहाँ पर। एंड आप नोटिस करोगे जिम के माथे में वैसा ही निशान है जो यहाँ पर आंकुई किड्स के भी माथे में देखने को मिलता है। ऑल्सो यही चोट का निशान हमने ओल्ड सेटलमेंट प्लेस पर टॉटम्स में भी देखे हैं। खैर मैं इस पे एक सॉलिड डीप ब्रेकडाउन वीडियो बना रहा हूँ कि ये निशान क्यों और इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत कुछ इसमें रिवील होने वाला है, तो वो वीडियो जरूर देखना, बट वो वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो होने वाली है। बैक टू द प्लॉट। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नॉर्मल हेलुसिनेशन जैसा नहीं लगता है, यानी वो जिम का आना अपने ईथन भैया के पास, क्योंकि इंटरेक्शन रियल फील होता है, बहुत रियल फील होता है और बहुत इमोशनल भी करके गया है ये एपिसोड। खासकर ये वाला मोमेंट भी, पहला वो जिम की डेथ एंड सेकंड ये वाला मोमेंट। इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि डेड कैरेक्टर्स कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होते हैं, बल्कि इसकी पैरेलल लेयर या फिर अलग लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। उनकी सोल या फिर कुछ भी कह सकते हो, उनका भूत
कुछ भी कह सकते हो, जो कि ये डायलॉग कई बार हम सुनते आ रहे हैं पिछले सीजन 1 से कि यहाँ जो मरता है वो प्रॉपर नहीं मरता है, वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता ही रहता है। और हमने इस पे एक क्रोज वाली थ्योरीज भी बनाई थी कि जो भी मरते होंगे उनकी सोल फिर क्रोज में कन्वर्ट हो जाती होगी। तो जिसने नहीं देखा वो ये वीडियो जरूर देखना, इस पे और हम फ्यूचर में बात करेंगे। बैक टू द प्लॉट। लेक ऑफ टीयर्स का कनेक्शन पहले भी स्टैब्लिश हो चुका है। ईथन ने इसे अपने ड्रीम्स में देखा था और उसी सीक्वेंस में उसने विक्टर का रूम भी देखा था। एंड इससे ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि ईथन का इस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन है और विक्टर शायद उसी पैटर्न का एक पहेली का वर्जन या फिर इंटरेक्शन हो सकता है। और अगर अब बात ये निकल रही है कि ईथन का डायरेक्ट कनेक्शन होगा यहाँ से, इस प्लेस से, तो क्या अब ये भी मान लिया जाए कि ईथन ही मैन इन येलो है? क्योंकि ये थ्योरी हम कई बार बना चुके हैं कि ईथन ही मैन इन येलो है, क्योंकि हमने ईथन को कई बार येलो कपड़े में भी देखा है और उसने भी वही लाइन रिपीट करी है जो मैन इन येलो करता है कि तुम स्टोरी वॉक कर सकते हो बट चेंज नहीं कर सकते हो, जो उसने खुद जूली से बोला था। खैर, लेक ऑफ टीयर्स को एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में और डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मिल जाएगी। सो अब यहाँ ये थ्योरी बनती है कि लेक ऑफ टीयर्स एक पोर्टल हो सकता है और येलो सूट मैन उसका गेट कीपर या कंट्रोलर हो सकता है, जो कि कंट्रोल करना चाह रहा है, सबको भटकाना चाह रहा है कि यहाँ तक ये लोग ना ही पहुंच पाए, ये लोग सब आपस में उलझते रह जाएं। क्योंकि जहाँ जेड और टैबिथा को एक कदम या फिर 2 कदम आगे ये जो निकल चुके हैं, पास्ट की मेमोरी इन्हें वहाँ आ चुकी है एंड जूली को ये समझ में आ चुका है कि वो स्टोरी वॉक कर सकती है, तो मैन इन येलो को मैदान में उतरना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ से अब आसान हो जाएगी इनके लिए कहानी। और मैन इन येलो अब क्या करेगा, वो बार बार सबको भटकाने की कोशिश करेगा, जो कि अभी तक के लिए वो सफल होते नजर आ रहा है। जिम की डेड बॉडी ऐसे मुहैया कराकर टैबिथा पूरी ट्रॉमेटाइज हो रखी है, प्रेशराइज हो रखी है, जो अब वो आगे ना बढ़ने की कोशिश कर रही है, होल्ड बैक कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि अगर जिम के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। एंड यही तो मैन इन येलो चाहता है कि ये लोग आंसर्स तक ना पहुंच पाए। तो जहां लेक ऑफ टीयर्स की बात आ रही है, तो अगर हम इसे एक्सप्लेन करके समझें तो पानी ही यहाँ का रास्ता हो सकता है क्या, यानी बाहर निकलने का रास्ता। और ये थ्योरी हमने पहले भी बनाई है, जहां पानी की मदद से एस्केप करने का कोई ट्राई नहीं कर रहा है, जबकि इन्हें करना चाहिए। तो एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में इसे और डिटेल में बात करेंगे, कुछ और अमेजिंग थ्योरीज के साथ। मेरे पास बहुत कुछ है इसके लिए बात करने के लिए। सो एट द एंड हम एक सेटअप समझते हैं जो कि काफी डेंजरस है, कि जिम ट्रुथ के करीब था और मारा गया, और ईथन अब सेम पाथ पर चल रहा है। ईथन को भी बहुत कुछ अब यहाँ से पता चल चुका है। तो क्या होगा, क्या ईथन भी मारा जाएगा, यानी नेक्स्ट टारगेट बनेगा, या इस बार लूप ब्रेक होगा? क्योंकि ईथन लेक ऑफ टीयर्स को और डिकोड करने लग जाएगा, और रिसेंटली उसने अपने बाप को खोया है, तो वो अब और ज़्यादा इस प्लेस से नफरत करने लग गया है और इसको तोड़ने की कोशिश वो पूरी करते रहेगा। और यहाँ ईथन को जो नॉलेज मिली है, इसकी कॉस्ट ईथन को कैसे चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मैन इन येलो का इसूल है, नॉलेज कम्स एट कॉस्ट। ये था ब्रेकडाउन एपिसोड 2 के लिए। यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो और फ्यूचर प्रेडिक्शन वीडियो अमेजिंग थ्योरीज के साथ। उसमें हैवी थ्योरीज इस्तेमाल होने वाली हैं।